नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछले 6 माह के मध्य प्रदेश संबंधित करंट अफेयर इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी आने वाली समस्त मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं जैसे मध्य प्रदेश पीएससी प्री 2024, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसमें केवल मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे प्रश्नोत्तर के रूप में पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में लाडली बहना सेना बनेगी? तो आपको बताना है लाडली बहना सेना किन किन क्षेत्रों में बनेगी। ऑप्शन ए मालवा क्षेत्र, बी बुंदेलखंड क्षेत्र, सी महाकौशल क्षेत्र और डी संपूर्ण मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाडली बहना सेना को बनाया जाएगा। इसका डिटेल हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सभी ग्रामों में लाडली बहना सेना बनाई जाएगी, जिसमें आबादी 1500 से कम है और 11 सदस्य हैं। यहाँ 11 सदस्यों की लाडली सेना बनेगी। इसके अलावा जिसमें आबादी 1500 से अधिक है उसमें 21 सदस्यों की लाडली बहना सेना का गठन होगा। ये ग्राम वार्ड स्तर पर एक लाडली बहना सेना होगी। ग्राम के इच्छुक 23 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इसमें सदस्य बन सकेंगी और कम से कम 50% सदस्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से लाभान्वित होना चाहिए। इनका कार्य होगा कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को करना तथा मध्य प्रदेश की सरकारी कार्यों की निगरानी रखना। और साथ ही लाडली बहना सेना के सदस्य को 3000 रुपये मासिक जो है फंड दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराणा प्रताप लोक कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए हैं ए ग्वालियर, बी नीमच, सी भोपाल, डी रतलाम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोपाल में महाराणा प्रताप लोक की स्थापना की जाएगी। इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। भोपाल में महाराणा प्रताप लोक स्थापित किया जाएगा। महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की कहानी मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल भी की जाएंगी। 22 मई 2023 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई और इस अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के पास मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की थी। तो इसके अतिरिक्त इसमें मध्य प्रदेश में एक राणा कल्याण बोर्ड का भी गठन की बात की गई थी और सरकारी कर्मचारियों को महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी मिलने के बारे में भी बोला गया था। इसके अतिरिक्त भोपाल की मनुभावन टेकरी जो एयरपोर्ट रोड पर है पर रानी पद्मावती की मूर्ति का लोकार्पण के विषय में भी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य बना? तो ऑप्शन दिए हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर जानते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका उत्तर सही है। बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। इसका डिटेल देखते हैं। बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर की यात्राएं कराई जाएंगी। पहली यात्रा प्रयागराज के लिए कराई गई, जिसमें 32 यात्री शामिल हुए। इसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल थीं। बुजुर्गों के सहयोग के लिए घर के किसी स्वस्थ सदस्य को इसमें शामिल किया गया और अभी तक मध्य प्रदेश की तीर्थ दर्शन योजना के तहत लगभग 7,82,000 बुजुर्गों ने रेल से तीर्थ यात्राएं की है। तो ये पहली बार था जब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराई गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रशिक्षण कब से शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन ए है 15 जून, बी 15 जुलाई, सी 1 अगस्त और डी 15 अगस्त। आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के विषय में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रशिक्षण शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसका डिटेल हम पहले देख लेते हैं। डिटेल है, इसका पंजीयन जून के प्रारंभ में हुए 15 जुलाई तक प्लेसमेंट की व्यवस्था की गई और राज्य व ट्रेनिंग संस्थाओं के मध्य अनुबंध 31 जुलाई से किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत 1 अगस्त से हुई। इस योजना के तहत कौशल सीखने के साथ साथ स्टाइपेंड भी दिया गया। योजना का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना तथा कौशल विकास बढ़ाना और युवाओं में क्षमता का संवर्धन करना है। इसमें लगभग 700 प्रकार के कार्यों का कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह तक जो है आपको छात्रवृत्ति यानी स्टाइपेंड भी मिल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रशिक्षण कब से शुरू किया गया? ऑप्शन ए 15 जून, बी 15 जुलाई, सी 1 अगस्त और डी 15 अगस्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त। 1 अगस्त से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रशिक्षण शुरू किया गया। इसमें के बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं।
इसका पंजीयन जून के प्रारंभ में 15 जुलाई तक हुआ तथा प्लेसमेंट की व्यवस्था की गई। राज्य व ट्रेनिंग संस्थाओं के मध्य अनुबंध 31 जुलाई से प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण की शुरुआत 1 अगस्त से आरंभ की गई। इस योजना के तहत कौशल सीखने के साथ साथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। राज्य का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना तथा कौशल विकास को बढ़ाना है और युवाओं में क्षमता का संवर्धन करना है। इसमें लगभग 700 से ज़्यादा कार्यों का कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 8,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह तक का इसमें सीखने के दौरान छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। और प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख युवाओं को संस्थान में प्रशिक्षण कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, जन सेवा अभियान 2.0 की कौन सी बात सही नहीं है। तो जन सेवा अभियान 2.0 की कौन सी बात सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए, जन समाज की समस्याओं का जल्द निराकरण। ऑप्शन बी, बेरोजगारी कम करना तथा कौशल विकास बढ़ाना। सी, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में रोजगार पैदा करना। और डी है, स्व सहायता समूह की महिलाओं को अभियान में सहयोगी बनाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी कम करना तथा कौशल बढ़ाना। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। जन सेवा अभियान 2.0 10 मई से 31 मई की अवधि के दौरान चलाया गया। समाज की समस्याओं तथा लंबित कार्यों को जल्द निराकरण के लिए आरंभ किया गया। इसके तहत 60 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ है। इसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को सहयोगी बनाया गया। प्रदेश में 4,700 सीएम जनसेवा मित्रों की भर्ती की गई और इनका मानदेय 8,000 से 10,000 रुपये तक किया गया। जनसेवा अभियान के दौरान क्या क्या घटना घटी वो भी हम देख लेते हैं। भोपाल के अधिकारी कर्मचारी को कार्य हेतु प्रशंसा पत्र बांटे गए। रतलाम में आध्यात्मिक गुरु और जनप्रतिनिधियों ने कार्य संभाला और अभियान पूर्ण किया गया। मुरैना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व जन सेवा मित्रों ने सहयोग दिया। बैतूल में सही माप सही ज्ञान कुपोषण मिटाने का अभियान, तो ये याद रखेंगे, सही माप सही ज्ञान कुपोषण मिटाने का अभियान चलाया गया। शहडोल में हक दस्तावेज सहूलियत आपकी अभियान चलाया गया, तो ये भी याद रखें, शहडोल में हक दस्तावेज सहूलियत आपकी अभियान चलाया गया। और दमोह में सायकालीन शिविर लगाए गए। इंदौर में आपदा प्रबंधन हेतु फायर एनओसी जारी की गई तथा व्यवसायियों को फायर उपकरण हेतु प्रशिक्षण दिया गया। तो ये सभी जनसेवा अभियान 2.0 के मुख्य तथ्य थे। अगला हम देख लेते हैं, नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को कितने स्कॉच अवार्ड 2022-23 के दौरान मिले हैं। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 2 स्कॉच, बी में है 3 स्कॉच, डी में है 4 स्कॉच, सी में है 4 स्कॉच और डी में है 8 स्कॉच। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्कॉच अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को 2023 में 3 स्कॉच अवार्ड दिए गए हैं। तो तीनों स्कॉच अवार्ड के बारे में है। सी लाउंज महिला सुविधागृह बनाने के लिए सागर स्मार्ट सिटी को अवार्ड मिला है। धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को अवार्ड दिया गया है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को ये अवार्ड दिया गया है। अब स्कॉच अवार्ड के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यह 2003 में स्थापित हुआ था। यह एक स्वतंत्र संगठन है। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मतलब देश का प्राइवेटली अगर कोई सबसे बड़ा सम्मान है तो इसका सम्मान है, ये आप मान सकते हैं। यह उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। यह संस्थानों, संगठनों और व्यक्तियों दोनों को दिया जाता है। ये संस्थानों को मिल सकता है और किसी व्यक्ति को भी व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। अगला देखते हैं, माँ तुझे प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, राष्ट्र की सीमाओं तक जाकर सेवा के दायित्वों का निर्वहन देखना। बी, मातृभूमि को प्रणाम करना। सी, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करना। डी, सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की सीमाओं तक जाकर सेवा के दायित्वों का निर्वहन करना माँ तुझे प्रणाम योजना का उद्देश्य है। इसके बारे में भी थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो चयनित युवा होते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर उनको भेजा जाता है और जो देशभक्ति का अनुभव उनको कराया जाता है। इनमें यात्रा किराया, दैनिक भत्ता, आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन व्यवस्था, ट्रैक सूट, टी शर्ट, किट बैग, ये सब चीज़ उनको निःशुल्क रूप से मिलता है। और इसका लाभ है प्रदेश के 5 लड़के और 5 लड़कियों को ही मिल सके एक बार में। ठीक है। साथ में महिला सहायक उप निरीक्षक और महिला अधिकारी एवं प्रधान आरक्षक को सुरक्षा हेतु भेजा जाता है। और देश की सीमाओं की यात्रा के अनुभव से युवक युवतियों में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल होती है। 2023 में 120 लाडली लक्ष्मी बेटियां वाघा और हुसैन वाली बॉर्डर की
यात्रा करने के लिए रवाना हुई थी और अभी तक 14,000 से अधिक युवा देश की सीमाओं पर भ्रमण कर चुके हैं। इस योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और आयोजक है इसके खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। लाभार्थी इसकी मध्य प्रदेश के युवा हैं और इसका लाभ निःशुल्क होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर यात्रा करने का। पात्रता 15 से 25 साल के युवाओं को ही इसमें लिया जाता है, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल हैं। अगली जानकारी देख लेते हैं। परशुराम लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए उज्जैन के निकट, बी महेश्वर खरगोन में के निकट, सी ओमकारेश्वर खंडवा के निकट और डी जानापाव इंदौर के निकट। इसका उत्तर आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जानापाव इंदौर के जो निकट है वहाँ परशुराम लोक का निर्माण किया जाएगा। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। भगवान परशुराम की जन्म स्थली जानापाव में 10 करोड़ 32 लाख की लागत से परशुराम लोक का जो है वो गठन किया जाएगा और जानापाव की पहाड़ी पर नर्मदा नदी का जल पहुंचाया जाएगा। साथ में एक रोपवे का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने घोषणा की थी कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का विकास किया जाएगा और ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जो कि इंदौर के निकट है पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री चौहान ने किसे पेड़ बाबा की उपाधि दी? तो आपको बताना है भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसे पेड़ बाबा की उपाधि दी है? ऑप्शन ए है श्री गौरी शंकर मुकाती, बी है विजय मनोहर तिवारी, सी विनायक लोहानी और डी है रूबीना फ्रांसिस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गौरी शंकर मुकाती को श्री शिवराज सिंह चौहान ने पेड़ बाबा की उपाधि दी थी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन है गौरी शंकर मुकाती। ये रूपई एग्रो फाउंडेशन के संचालक हैं और इन्हें पेड़ बाबा की उपाधि दी गई है। मुकाती ने 2030 तक 50 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। इन्होंने एक अभियान प्रारंभ किया है, तुम मुझे मेड़ दो मैं तुम्हें पेड़ दूंगा, और इनका जो कार्यक्षेत्र है नर्मदापुरम जिले के आसपास है। इसके अलावा रूपई एग्रो फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी RAPL ये नया फाउंडेशन है, नई कंपनी है जो 29 अप्रैल 2022 में बनी थी और कंपनी के निदेशक के रूप में गौरीशंकर मुकाती, संजय तंगुरिया और संजय चौधरी इत्यादि शामिल हैं। तो आप ये याद रखें, रूपाई एग्रो फॉरेस्ट फाउंडेशन के संचालक गौरीशंकर मुकाती को पेड़ बाबा की उपाधि दी गई। अगला है, निम्न में से कौन से अनाज श्री अन्न के प्रकार में शामिल नहीं है? तो अनाज का इसमें ग्रुप दिया है। ऑप्शन ए में है मोती, ज्वार, रागी, कुट्टू, बी में है कोदो, कुटकी, कंगनी, सी है दाल, चावल, गेहूं और डी है राजगिरी, चेना और शावा। तो इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दाल, चावल और गेहूं जो है वो श्री अन्न के प्रकार में शामिल नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। श्री अन्न यानी कि जिसे मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, को मोटा अनाज या गरीबों का अनाज भी बोलते हैं। भारतीय श्री अन्न मतलब भारत में जो पाया जाता है श्री अन्न मिलेट्स पौष्टिकता से भरपूर गेहूं और चावल से बेहतर अन्न माना गया है। यह प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। तो श्री अन्न के प्रकारों में अगर देखें तो ये चित्र में आप देखिए, मोती, ज्वार, रागी, कनगी, कोदो या कोड़ो, सांवा या सांवा, चेना, कुटकी, कुटू या कुट्टू और राजगिरा, ये सभी श्री अन्न के रूप में फेमस अन्न हैं। आगे हम देख लेते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा कब से कब तक चली? तो इसमें आपको टाइम बताना है, टाइम पीरियड है। ऑप्शन ए है 22 से 27 जून 2023, ऑप्शन बी है 20 से 27 जून 2023, सी है 25 से 27 जून 2023 और डी है 21 से 27 जून 2023। तो इसका उत्तर भी आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए 22 से 27 जून 2023 के दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की गई थी। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा 22 से 27 जून 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह के द्वारा बालाघाट से इसका शुभारंभ किया गया था और इसके बालाघाट के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों से ये गया था। जैसे पहला बालाघाट से शहडोल, दूसरा स्थान छिंदवाड़ा से शहडोल, तीसरा संग्रामपुर जो कि जबेरा दमोह में है से शहडोल, और इनके जन्म स्थान कालिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश से शहडोल और सीधी से शहडोल। तो ऐसे 5 जगह से ये यात्रा निकली थी और सभी का समापन शहडोल में हुआ था और सभी यात्रा का समापन 27 जून को किया गया था। इसके साथ ही इसी दिन 27 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिकल सेल एनीमिया से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड का उनके द्वारा
प्रतीक के रूप में वितरण किया गया था। तो आप डेट भी याद रखें और ये समस्त जानकारी भी याद रखें। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा सिकल सेल उन्मूलन के लिए अब कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो सिकल सेल जो बीमारी है उसको खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है, बताना है। ऑप्शन ए 2045 तक, बी है 2047, ऑप्शन सी है 2050 और ऑप्शन डी है 2025। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 2047 तक केंद्र द्वारा सिकल सेल उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। लाभार्थी को सिकल सेल आनुवंशिकी स्थिति कार्ड वितरण किए गए और मध्य प्रदेश के लगभग 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्डों का वितरण करके यहाँ से इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केंद्र द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल का आपने देख लिया 2047 तक है, तो टीबी उन्मूलन के लिए कब तक का लक्ष्य है? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2035 और ऑप्शन डी है 2040। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2025 तक जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है कि ये टीबी इससे भारत से खत्म हो जाए। इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश से 2025 तक क्षय रोग यानी टीबी रोग का उन्मूलन करना है। तो आप याद रखेंगे। साथ ही ये भी याद रखें 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल और इंदौर का स्थान क्रमशः रहा। तो आपको बताना है ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल और इंदौर का क्या स्थान रहा है। तो स्थानों का क्रम दिया है। ऑप्शन ए 23वां और दूसरा स्थान, बी है 10वां और 15वां स्थान, सी है दूसरा और 23वां स्थान और डी है प्रथम और 25वां स्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा और 23वां स्थान, यानी दूसरा स्थान भोपाल को मिला है और 23वां स्थान इंदौर को मिला है। इसका डिटेल है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भोपाल ने सेकंड, ग्वालियर ने 5th और उज्जैन ने 8th स्थान प्राप्त किया था। पिछले वर्ष देश में पहले स्थान पर रहने वाला इंदौर इस वर्ष 2023 में 23वें स्थान पर पहुंच गया। सागर ने 25वां स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर ने देश में पहले स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा। तो आप ये याद रखें, कोयम्बटूर पहले स्थान पर पूरे देश में, भोपाल सेकंड स्थान पे और वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा है ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में। अगला हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है? तो आपको बताना है कितनी बार जीता है। ऑप्शन ए 8वीं बार, ऑप्शन बी 5वीं बार, ऑप्शन सी 6वीं बार, ऑप्शन डी है 7वीं बार। इसका उत्तर भी आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी 7वीं बार। 7वीं बार मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है। इसका डिटेल देखते हैं। यह पुरस्कार किसी भी राज्य के गेहूं, धान, दलहन फसलें, मोटे अनाज और अन्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। कृषि क्षेत्र में कीर्तिमान रचते हुए मध्य प्रदेश ने साल 2022 में अपने नाम कई रिकॉर्ड किए। लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता। कृषि अधोसंरचना निधि के सर्वाधिक उपयोग के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में भी अवार्ड लिया। मिलेट मिशन योजना को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिला और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक्सीलेंट अवार्ड मिला। तो इस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलते जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में देवी लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मैहर, बी सलकनपुर, सी है उज्जैन और डी है देवास। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सलकनपुर। तो मध्य प्रदेश के सलकनपुर में देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। सीहोर जिले के सलकनपुर वाली बिजासन मैया जहां बैठती वहां पे देवी लोक का निर्माण किया जाएगा और प्रदेश के सभी गांव और शहरों से लाई गई ईंटों से इसका निर्माण होगा। 52 शक्तिपीठों की पवित्र मिट्टी भी सलकनपुर में लाई जाएगी और 211 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से देवी लोक बनाया जाएगा। इसमें 64 योगिनी देवी और देवी के 9 रूपों की विशाल प्रतिमाएं भी लगाई जाएगी। तो ये आप चित्र देखें, ये सलकनपुर जो है सीहोर जिले में बिजासन जो माता मंदिर है उस जगह को डेवलप करके बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देश की पहली आर्टिफिशियल केनो सलालम अकादमी खुलेगी? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है भोपाल का बड़ा तालाब, बी है ओमकारेश्वर खंडवा, सी जबलपुर बरगी बांध, डी ग्वालियर तिघरा बांध। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर का तिघरा बांध। इसमें देश की पहली आर्टिफिशियल केनो सलालम अकादमी खोली जाएगी। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अन्य अकादमी की तरह इसमें भी खिलाड़ियों के रहने और प्रशिक्षण की अत्याधुनिक व्यवस्था होगी। इसके अलावा कोच और विजिटर रूम भी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। अकादमी का स्वरूप इंटरनेशनल इवेंट के आयोजन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। मतलब ये पहली अकादमी होगी जिसमें इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। मध्य प्रदेश में केनो स्प्रिंट के इवेंट भोपाल के साथ साथ भिंड में भी खेले जा रहे हैं, लेकिन ये समस्त सुविधाएं वहाँ पे फिलहाल उपलब्ध नहीं है। और महेश्वर में केनो सलालम कोर्स में बच्चे ट्रेनिंग लेकर खूब मेडल ला रहे हैं, परंतु नेचुरल कोर्स पर खेलने के कारण वे बड़े टूर्नामेंट में आर्टिफिशियल कोर्स पर नतीजे अच्छे नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से आर्टिफिशियल तरीके से ये वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। और हॉकी के बाद अब वाटर स्पोर्ट में भी ओलंपियन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अवार्ड लाने की कोशिश करेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 5,000, बी 6,000, सी 7,000 और डी 10,000। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ को संबोधित करते हुए घोषणा की, जो कि जून 2023 की घोषणा थी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण की राशि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2024 में इसके बाद में जो नए मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी, उन्होंने भी एक नई घोषणा की है। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2024 में किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये। मोहन यादव ने जारी किया आदेश, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2024 किसानों को मिलेंगे 4,000। तो ये आदेश उन्होंने जारी किया है। पहले जो था, केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में 2,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार मिला के देती थी। अब केंद्र सरकार से जो मिलने वाली राशि है उसमें 4,000 रुपये बढ़ा करके मध्य प्रदेश देगा। इस प्रकार से केंद्र से मिलने वाला 6,000 और जो मध्य प्रदेश से मिलने वाला 4,000, दोनों को मिला करके 10,000 रुपये किसानों को सालाना दिया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कितनी इकाइयों ने पर्यटक गाइड संस्था ट्रिप एडवाइजर द्वारा दिए गए ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवलर चॉइस अवार्ड जीता है? तो आपको बताना है कितनी इकाइयों ने यह जो अवार्ड है ये जीता है। ऑप्शन ए है 10 इकाइयों ने, बी है 12 इकाइयों ने, सी 15 इकाइयों ने और डी है 8 इकाइयों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 इकाइयों ने। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड जीता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ट्रिप एडवाइजर द्वारा 2 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। एक होता है ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड और दूसरा होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड। तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटक गाइड संस्था ट्रिप एडवाइजर, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, द्वारा दिए गए ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रेवलर्स चॉइस का अवार्ड जीता है, यानी एनुअल ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड का अवार्ड जीत पाया है। इसके अंतर्गत जो इतने सारे नाम हैं मैं पढ़ लेता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। पलास रेसिडेंसी भोपाल, बघीरा जंगल रिसोर्ट मोचा, बाइसन रिसोर्ट मढ़ई, कलचुरी रेसिडेंसी जबलपुर, रॉक एंड मैनर पचमढ़ी, चंपक बंगला पचमढ़ी, ग्लेन व्यू पचमढ़ी, होटल अमलतास पचमढ़ी, शीश महल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़, तानसेन रेसिडेंसी ग्वालियर को ये पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की ओरछा स्थित इकाई बेतवा रिट्रीट ने संगठन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुरस्कार 2023 भी जीता है, जो कि ट्रिप एडवाइजर ही देता है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक की अगर बात करें तो कौशलेंद्र विक्रम सिंह इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए इंदौर, बी छिंदवाड़ा, सी भोपाल, डी उज्जैन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बनाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा। निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसका साइज होगा 5 लाख वर्ग फीट और संचालन उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इसमें फूड जोन बनाए जाएंगे और किड्स जोन भी बनाए जाएंगे। तो आप ये याद रखें, उज्जैन में बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के किस जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन को प्रारंभ किया? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है मंडला, बी डिंडोरी, सी बालाघाट और डी शहडोल। इसका सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है शहडोल। शहडोल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन को प्रारंभ किया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। देश के 17 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद में चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है और इस मिशन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में 2047 तक इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। तो सिकल सेल के बारे में आपको पता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो हंसिया आकार की हो जाती हैं। चित्र आप देख सकते हैं। इसमें जोड़ों में या सीने में दर्द, डिहाइड्रेशन, एनीमिया के कारण थकान, पेशाब करने में परेशानी, इन्फेक्शन और पीली त्वचा इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। तो इसे समाप्त करने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत कितनी स्टाइपेंड दी जा रही है? ऑप्शन दिया है 9 से 10,000 रुपये, 8 से 10,000 रुपये, 7 से 10,000 रुपये, 6 से 10,000 रुपये। इसका उत्तर आप जानते हैं, 8 से 10,000 रुपये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत स्टाइपेंड दी जा रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव जिनका हाल में निधन हो गया कौन थी? तो आपको पहली महिला मुख्य सचिव के बारे में बताना है। ऑप्शन ए सरला ग्रेवाल, ऑप्शन बी निर्मला बुच, ऑप्शन सी लीला जोशी और ऑप्शन नंबर डी है जमुना देवी। तो इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी निर्मला बुच जो है वो प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी जिनका हाल में अभी निधन हुआ है। इसके अलावा जो अन्य नाम है उनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। निर्मला बुच भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1960 बैच की IAS, मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला मुख्य सचिव थी और वे देश की पहली महिला मुख्य सचिव भी बनी थी। सरला ग्रेवाल की बात करें तो 1952 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी और 1989 से 90 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। पूर्व में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव भी रह चुकी हैं। लीला जोशी जो कि रतलाम से हैं, इनके बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के नाम से ये फेमस है। 2020 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया और डॉक्टर लीला आदिवासी अंचलों में जाकर वहाँ की महिलाओं का निःशुल्क इलाज करती हैं। जमुना देवी जो कि सरदारपुर धार से हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी। झाबुआ से लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता था 1962 से 67 के दौरान। 1998 में 11वीं विधानसभा में उप मुख्यमंत्री बनी मध्य प्रदेश की और 16 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी इन्होंने वर्क किया है। तो ये चारों महिलाएं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए ये चारों का नाम आप याद रखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है उज्ज्वल, बी प्रदीप्ति, सी पथिक और डी माध्यम। तो सही उत्तर इसका आप भली भांति जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्रदीप्ति। तो प्रदीप्ति के माध्यम से जो भय है परीक्षा की तैयारी करने के दौरान उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है सूरत, बी है भोपाल, सी है इंदौर और डी है अहमदाबाद। तो सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है इंदौर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इंदौर नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए मैं हूं झोलाधारी इंदौरी, प्लास्टिक प्रीमियर लीग, हल्ला बोल ड्राइव जैसे प्रोग्राम चलाए और अपने EPR पोर्टल पर 8100 क्रेडिट हासिल किए हैं। और इस प्रकार से EPR प्राधिकरण भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा दिया जाता है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर आधारित ये अवधारणा है
और इसमें उत्पादकों के जीवन काल की समाप्ति के बाद ई कचरे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में केवल एमएसएमई की सूक्ष्म और लघु श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ब्रांड मालिकों को ही प्लास्टिक ईपीआर अनुपालन में छूट दी गई है। तो सही उत्तर इसका इंदौर था, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2023 का मिसेस इंडिया खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है चेतना जोशी तिवारी, बी नंदिनी गुप्ता, सी आर बोन्नी ग्रेबियल और डी कैरोलिना बियलवास्का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेतना जोशी तिवारी। इन्होंने 2023 का मिसेस इंडिया खिताब जीता है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चेतना जोशी तिवारी जो कि इंदौर से बिलोंग करती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2023 का मिसेस इंडिया खिताब इन्होंने जीता है। इसके अलावा नंदिनी गुप्ता की बात करें 2023 की फेमिना मिस इंडिया रही हैं। आर बोन्नी ग्रेवियल 2022 में मिस यूनिवर्स रही हैं। और एक और नाम था कैरोलिना बियलावास्का 2022 में मिस वर्ल्ड रही हैं। इसके अलावा सिनी सदानंद शेट्टी मिस इंडिया 2022 रही हैं और 2023 को मुंबई में होने वाली मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अतिरिक्त नंदिनी गुप्ता की बात करें तो 2024 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी उसमें नंदिनी गुप्ता इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम अंतरिक्ष कौतूहलशाला बनाई गई है? तो जिले का नाम बताना है। ऑप्शन ए भोपाल, बी इंदौर, सी टीकमगढ़ और डी विदिशा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले में सर्वप्रथम अंतरिक्ष कौतूहलशाला बनाई गई है। ये इसका चित्र है। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर नाम के सरकारी स्कूल में जन सहयोग से अंतरिक्ष कौतूहलशाला बनाई गई। इसमें अंतरिक्ष के संबंधित कुछ जानकारियां इसमें दी गई हैं, चित्रों के माध्यम से और चार्ट इत्यादि के माध्यम से अंतरिक्ष की क्रियाविधि और अंतरिक्ष में क्या क्या चलता है के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नॉलेज कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ऑप्शन दिया है ए भोपाल से ग्वालियर, बी इंदौर से भोपाल, सी सागर से भोपाल, डी इंदौर से ग्वालियर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदौर से ग्वालियर। तो इंदौर से ग्वालियर के बीच में मध्य प्रदेश में नॉलेज कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका डिटेल है। इस नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर का नाम दिया गया है प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के इनोवेशन को स्थानीय उद्योगों के माध्यम से वर्ल्ड मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही सरकार 5 शहरों में रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के नए केंद्र तैयार कर रही है। वो शहर होंगे इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर का मालनपुर। तो आप बिल्कुल याद रखें नॉलेज और लाइफ साइंस कॉरिडोर इंदौर से लेकर ग्वालियर तक। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश का 53वां और 54वां जिला कौन से बनेंगे? तो मध्य प्रदेश में 53वां और 54वां जिला कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए मऊगंज और मैहर, ऑप्शन बी नागदा और मैहर, ऑप्शन सी मऊगंज और नागदा और ऑप्शन नंबर डी नागदा और मऊगंज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में मऊगंज और नागदा 2023 में रीवा से मऊगंज और उज्जैन से नागदा को अलग करके जिला बनाने की घोषणा की गई थी। तो रीवा से मऊगंज जो 53वें नंबर का जिला है वो बना दिया गया है। लेकिन अगर 54वें जिले की बात करें तो उज्जैन से नागदा को अलग करके अभी जिला नहीं बनाया गया, बल्कि 24 अगस्त को छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्ना को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। इस संबंध में 25 अगस्त को शासन के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अब 54 जिले हो गए हैं, जिसमें 53वां जिला होगा मऊगंज और 54वां जिला होगा पांढुर्ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश प्रसिद्ध राज्य पुस्तक पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? तो चैंपियंस ऑफ चेंज राज्य पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया बताना है। ऑप्शन ए है 2011, बी है 2022, सी है 2015 और डी है 2018। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2022। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश प्रसिद्ध पुरस्कार 2022 से प्रारंभ किया गया है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड का आयोजन इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी यानी IFIE द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर लाभकारी कंपनी है। इसके संस्थापक नंदन कुमार झा हैं। पहला संस्करण 26 दिसंबर 2018 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश राज्य में बदलाव लाने के लिए काम करने वाले के प्रयासों को मान्यता और स्वीकृति देने के लिए प्रसिद्ध राज्य पुरस्कार है। चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार का पहला संस्करण 12 अप्रैल 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे हॉल भोपाल में आयोजित किया गया था
और 2023 में 16 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला हम देख लेते हैं, खाथियार गिर इको रीजन वेटलैंड कहाँ पर स्थित है, जिसे देश के नए वेटलैंड साइट में शामिल करने किए जाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन ए है रालामंडल अभयारण्य, ऑप्शन बी है चंबल अभयारण्य, ऑप्शन सी है वन विहार और ऑप्शन डी है सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है चंबल अभयारण्य। तो खाथियार गिर इको रीजन वेटलैंड चंबल अभयारण्य का हिस्सा है। अगला जानकारी है, मध्य प्रदेश के कितने स्थानों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में 6 है, बी 8, सी 10 और डी 4। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, यानी मध्य प्रदेश के 4 स्थानों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में है, भोपाल की बड़ी झील जिसे भोज वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, 2002 में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। शिवपुरी जिले की साके सागर झील को 2022 में दर्जा दिया गया। इसके अलावा 2022 में ही इंदौर की सिरपुर झील को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है और 2022 में भी इंदौर के यशवंत सागर तालाब को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अन्य की बात करें तो खाथियार गिर इको रीजन वेटलैंड, इसे रामसर साइट के दर्जे के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो अभी ये पूर्ण रूप से रामसर साइट का दर्जा इसे नहीं मिला है, केवल प्रस्तावित हुआ है। कोई भी आर्द्रभूमि जिसे ईरान रामसर कन्वेंशन यानी वेटलैंड कन्वेंशन, जिसकी स्थापना 1971 यूनेस्को में हुई थी, के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, यानी ऐसी आर्द्रभूमि जिसे इस कन्वेंशन के द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है, उसे रामसर साइट का दर्जा देते हैं। इसका उद्देश्य होता है आर्द्रभूमि जो स्थल होता है उसका संरक्षण करना और इसके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ये सब रामसर साइट कहलाता है। भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करें तो सुंदरवन है और सबसे छोटी रामसर साइट हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड है जो 0.2 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए केरल, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ई स्पोर्ट्स अकादमी देश में पहली ऐसी अकादमी होगी जो युवाओं को पारंपरिक खेलों के अतिरिक्त इस प्रकार के खेलों में अपने हुनर दिखाने का मौका देगी। ई स्पोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक खेल शामिल होंगे। इस तरह से हम इसे डिजिटल गेम भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक खेल का अर्थ यहाँ डिजिटल गेम से है। एक खेल जिसमें मल्टीप्लेयर खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, मतलब अब चूंकि ये डिजिटल गेम है तो ढेर सारे खिलाड़ी इसमें एक साथ खेल सकते हैं। केंद्र सरकार ने ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता देकर देश की प्रमुख खेल विधाओं में इसे शामिल कर लिया है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी इंदौर की कौन सी रैंक है, तो आपको बताना है वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी इंदौर की कौन सी रैंक है। ऑप्शन ए है 500, बी 450, सी 454 और डी है 400। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 454। भारत में आईआईटी बॉम्बे जो है वो टॉप पोजीशन पर है तथा इस वर्ष 45 यूनिवर्सिटियों को इसमें स्थान मिला है जो कि भारत की यूनिवर्सिटी हैं। और अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम नंबर पे जो स्थान रहा है तो एमआईटी जो कि यूएस का है, इसे प्रथम स्थान मिला है और आईआईटी इंदौर को 454वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मिशन कर्मयोगी कौन सी नीति से संबंधित है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023, बी है मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, सी है मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति 2023 और डी है मध्य प्रदेश अधोसंरचना निर्माण नीति 2023। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023, है ना। मध्य प्रदेश में मिशन कर्मयोगी नीति का संबंध जो है मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 से है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्रदेश में भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां मिशन कर्मयोगी की अवधारणा के अनुरूप कार्य हो रहा है। शासकीय सेवकों के भर्ती के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी, शासकीय कार्यों में उपयोग, है ना, और विभिन्न कानूनों परिवर्तन इत्यादि के कारण से नवीन प्रशिक्षण नीति को लागू किया गया है। 12 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के जो तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उनकी अध्यक्षता में इसे लागू किया गया और मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। वर्तमान की बात करें तो इससे पहले वर्तमान में तो ये लागू हो गई है, इससे पहले यह नीति राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति 2001 का स्थान लेगी, जो पहले 2001 में तक
जो नीति बनाई गई थी उसके तहत प्रशिक्षण अभी हो रहे थे। अब 2023 में जो नीति बनी है उसके अकॉर्डिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हांडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है ए देवास, बी नीमच, सी इंदौर और डी सीहोर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा देवास। हांडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना देवास जिले में स्थित है। देवास जिले के खातेगांव तहसील के कुंडगांव खुर्द में इससे प्रारंभ किया गया है और इसमें नर्मदा नदी से 12.60 क्यूसेक जल उद्वहन करके देवास जिले के 72 गांवों तक पहुंचाया जाएगा। यह 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसका नाम सिद्धनाथ परियोजना करने की घोषणा 31 जुलाई 2023 को तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, जस्ट आस्क खुल के पूछो चैटबॉट को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जस्ट आस्क खुल के पूछो चैटबॉट को मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो उस समय पे थे के द्वारा जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। जस्ट आस्क चैटबॉट जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसमें उपयोगकर्ता जो होता है उसे सुरक्षित या वैयक्तिक तौर पर गैर निर्णयात्मक तरीके से SR/HR के बारे में जानकारी में मदद करता है। चैटबॉट में 2 रोल मॉडल बनाए गए हैं, एक का नाम ध्रुव है और दूसरे का नाम दृष्टि है, जो सरल तरीके से आपको जानकारी संप्रेषित करते हैं। उपयोगकर्ताओं को किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और हेल्पलाइन से भी जोड़ा गया है। तो आप याद रखेंगे इस चैटबॉट का सबसे पहले लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। जस्ट आस्क खुल के पूछो। निधि बुले और रितिका बुले का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए खो खो, बी नौकायान, सी कबड्डी और डी क्रिकेट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, क्रिकेट। निधि बुले और रितिका बुले का संबंध क्रिकेट से है। ये दोनों ही जो हैं इंदौर की बुले बहनें हैं और इन्होंने BCCI में एम्पायर पैनल में इन्हें चुना गया है और BCCI के एम्पायर पैनल में चुनने के बाद में अब महिलाओं की संख्या 7 हो गई है। तो याद रखेंगे निधि बुले और रितिका बुले ये दोनों इंदौर से बिलोंग करते हैं। 5वें हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी खजुराहो और डी ग्वालियर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, खजुराहो। 5वें हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन खजुराहो से किया गया। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस समय पे थे तात्कालिक मंत्री, उन्होंने 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में 5वें हेली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसमें 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों यानी FTO का उद्घाटन भी किया गया था। RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप का उद्घाटन किया गया था और मध्य प्रदेश में अब कुल FTO की जो संख्या हो गई है वो 6 हो जाएगी, जिसमें खजुराहो में 3, इंदौर, सागर और गुना में 1-1 FTO होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपको बताना है ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी लखनऊ और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना भोपाल में की जाएगी। इसका डिटेल है, तात्कालिक CM श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एक महापरिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इसमें इस संग्रहालय में केंद्रीय स्टूडियो होगा, डिजिटल मीडिया लैब होगी, सिनेमा होगा और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित पृथक विभाग तथा भरत मुनि शोध पीठ की स्थापना का प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। तो आप याद रखेंगे ये खुलेगा भोपाल में। अगला प्रश्न है, मैहर बैंड सतना की स्थापना कब हुई? इसमें सन बताना है। ऑप्शन ए 1920, बी 1947, सी 1981 और डी 1918। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1918। मैहर बैंड सतना की स्थापना 1918 में हुई। यह इसलिए चर्चा का विषय रहा है क्योंकि ये लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन संस्कृति और पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य मंत्री जो उस समय पे तात्कालिक रूप से थी सुश्री उषा ठाकुर, इन्होंने 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मैहर को पुनर्जीवित करने के विषय में बात की थी और यह भारत का पहला शास्त्रीय बैंड है जिसे मैहर बैंड कहा जाता है। मैहर बैंड में एक वाद्य संगीत समूह है जो भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार के संगीतों की प्रस्तुत करता है। और सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि मैहर बैंड की स्थापना किसने की, तो इसके संस्थापक मैहर दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खां थे। इसे पुनर्जीवित करने के बाद में यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर
मैहर बैंड गुरुकुल के रूप में इसे संचालित किया जाएगा। यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खां की 150 से ज़्यादा दुर्लभ बंदिशों का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण अवधि 2 साल की होगी और जो भी प्रशिक्षण लेगा उसे 10,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला इसमें जानकारी देख लेते हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी पंजाब और डी मध्य प्रदेश। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में देश में राज्यों और जिलों दोनों की श्रेणियों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान रहा है। मध्य प्रदेश 15 जिलों के साथ 15 जिलों को प्रथम स्थान मिला है। उसके साथ में 15 जिलों को अवार्ड मिला है, उसके साथ में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आ गया है। और अगर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की बात करें तो यह कार्यक्रम 2008-9 से चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से आधुनिक, विस्तृत और पारदर्शी भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली का विकास करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्राफ्ट बाजार किस राज्य के साथ मिलकर शुरू किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश मणिपुर, डी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश। डिटेल है, भोपाल के गौहर महल में क्राफ्ट बाजार की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के हस्तशिल्प और हस्तकरघा के लेपाक्षी ब्रांड को प्रमुखता से शामिल किया गया, जो लेपाक्षी मंदिर की कला को प्रदर्शित करता है। इसमें चमड़े के पापेट, बकरी की खाल से जो बनते हैं को प्रदर्शित किया गया। उपड़ा सिल्क की साड़ी और मछलीपट्टनम साड़ी विशेष रूप से प्रदर्शित की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव उन्मेष क्या है? तो उन्मेष के विषय में जानकारी देना है। ऑप्शन ए जनजातियों संबंधित कला महोत्सव, बी है एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन, सी है भारतीय फिल्म प्रदर्शन महोत्सव और डी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों का मंचन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों का मंचन। इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक और जनजाति कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन बना। उन्मेष का पहला संस्करण हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया गया था। और उत्कर्ष उत्सव की बात करें तो उत्कर्ष कार्यक्रम में भारत के लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। अगली जानकारी है, 2022 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के तहत विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन दिया है ए नीरज राणा हॉकी, बी धनंजय दुबे टेनिस, सी रश्मि मालवी बैडमिंटन और डी अनिल धूपर टेनिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रश्मि मालवी, जो कि बैडमिंटन के प्रशिक्षक रहे हैं। इन्हें विश्वामित्र पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार वर्ष 2022 भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवी का चयन किया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 की बात करें तो इंदौर के अनिल धूपर, जो कि टेनिस से संबंधित है, का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, RDSS के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड कहाँ पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हुआ है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए इमलीखेड़ा इंदौर, ऑप्शन बी है पीथमपुर इंदौर, ऑप्शन सी है ट्रेंचिंग ग्राउंड इंदौर, ऑप्शन डी है यशवंत सागर इंदौर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमलीखेड़ा इंदौर में RDSS के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड पूर्ण होकर के ऊर्जीकृत हुआ है, यानी प्रारंभ हो चुका है। इसका डिटेल देख लेते हैं। ऊर्जा मंत्रालय के लिए प्रारंभ रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS के तहत देश का पहला 33/11 kV का बिजली ग्रिड इंदौर जिले के सांवेर तहसील के इमलीखेड़ा में पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हो गया है। पहली बार ग्रिड में पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया गया है, तो ये याद रखें, पहली बार किसी ग्रिड में पैंथर कंडक्टर को यूज किया गया है, जो परंपरागत कंडक्टर से करीबन दुगनी क्षमता का है। 5 मेगावाट क्षमता का उक्त ग्रिड उच्च गुणवत्ता युक्त 24 घंटे बिजली देता रहेगा। तो आप ये याद रखेंगे, ये सांवेर तहसील के इमलीखेड़ा जो कि इंदौर जिले में आता है। और एक और चीज याद रखें, पैंथर कंडक्टर का इसमें पहली बार इस्तेमाल किया गया है। रामपुर मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना कहाँ है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए इंदौर, बी खंडवा, सी रीवा और डी नीमच। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नीमच। रामपुर मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना नीमच में है। इसका डिटेल देखते हैं।
1208.89 करोड़ रुपए की रामपुरा मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना नीमच के रामपुरा मनासा नीमच एवं जावत तहसील के कुल 215 गांवों के 65,400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके लिए गांधी सागर जलाशय के डूब क्षेत्र से सेमली आंत्री एवं ग्राम बनड़ा पर 2 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कर पाइपलाइन डाली जाएगी। अगला है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना किस जिले से लॉन्च की गई? ऑप्शन ए छतरपुर, बी शहडोल, सी मंडला, डी अलीराजपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहडोल से लॉन्च की गई है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 23 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई थी और इसमें उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल से एक राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया। शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 2022-23 में प्रथम स्थान पाने वाले 7,790 विद्यार्थियों को स्कूटी खरीदने के लिए राशि प्रदान की गई और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 देश के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पाने वाला शहर है। ऑप्शन ए सूरत, बी इंदौर, सी पुणे और डी हैदराबाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में इंदौर है। इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में देश के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पाने वाला शहर बन चुका है। इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी जो इंदौर शहर में है, इससे प्रथम स्थान मिला है। भोपाल को 5वां, जबलपुर को 13वां और ग्वालियर को इसी में 41वां स्थान मिल चुका है। और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास ने 180 अंकों के साथ देश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। 2022 में देवास ने 200 में से 175 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री महाकाल लोक की तर्ज पर कहां पर श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन दिया है ए सीधी, बी अमरकंटक, सी छिंदवाड़ा, डी बड़वानी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में श्री महाकाल लोक की तर्ज पर हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। तो ये होगा छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जामसावली में श्री हनुमान लोक का निर्माण होगा। इसके बारे में पूरा डिटेल इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अगली जानकारी है, हाल में लॉन्च की गई पुस्तक वित्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तो वित्त व्यवस्था एक किताब लॉन्च की गई है, इसके विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह वित्त सेवा अधिकारी संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। बी, पुस्तक से वित्त विभाग के नियम निर्देशों को समझना सरल होगा। सी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। और डी, उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। जो लॉन्च की गई पुस्तक है उसका नाम भी याद रखें, वित्त व्यवस्था। यह वित्त सेवा अधिकारी संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक है और पुस्तक से वित्त विभाग के नियम निर्देशों को समझना आम जनता के लिए भी सरल होगा और इसके जो अधिकारी संघ है, कर्मचारी संघ है, उनके लिए भी सरल होगा। मुख्यमंत्री जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कितना आरक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है 35%, बी है 32%, सी है 30% और डी है 38%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35%। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण कितना दिया जाएगा? वो तो सामान्य नौकरियों में था, इसके अलावा शिक्षक भर्ती में अलग से घोषणा हुई है। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया जाएगा बताना है। ऑप्शन ए 35%, बी 40%, सी 45% और डी 50%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन द्वारा राज्य सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है। राज्य वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक अब कानून बन गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा देगी? ऑप्शन दिया है 5 लाख, बी दिया है 10 लाख, सी 15 लाख और डी दिया है 25 लाख। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लाख। मध्य प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंग से पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देगी। मुआवजे कब मिलेगा उसके बारे में बताया है। अगर जिसके साथ में घटना घटी है मॉब लिंचिंग की, उसकी मौत हो जाती है तो मुआवजे के तौर पर 10 लाख
घायल होने वालों को 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा सभी प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर लागू होता है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति, भाषा या अन्य किसी कारणों से हुई है। योजना मॉब लिंचिंग के उन मामलों को कवर करती है जहां अपराधियों के रूप में 5 या अधिक व्यक्तियों लोग शामिल होते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आरंभ कब से किया गया? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2023, बी है 1 सितंबर 2023, सी 17 सितंबर 2023 और डी है 15 सितंबर 2023। इसका उत्तर आप जानते होंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 17 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस योजना को आरंभ किया गया? ऑप्शन दिया है ए मध्य प्रदेश नलकूप खनन योजना, बी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, सी मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना और डी मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। इसके तहत किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत 11 किलोवोल्ट लाइन का विस्तार और 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। योजना के तहत बिजली ट्रांसफार्मर की लागत का 50% किसान या किसान समूहों को खर्च के रूप में देना होगा और शेष 50% की जो राशि है वो सरकार के द्वारा खर्च की जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए ओंकारेश्वर, बी मंदसौर, सी उज्जैन और डी महेश्वर। सही उत्तर आप भलीभांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना की जा रही है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। ओमकारेश्वर के ओमकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा तथा अद्वैत धाम की आधारशिला रखी गई। एकात्मकता की प्रतीक इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। इसके शिल्पकार का नाम याद रखें, भगवान रामपुरे। इसके पेंटिंग के चित्रकार हैं वासुदेव कामत। और अगर हम शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी गांव में एर्नाकुलम जिले में हुआ था। यह मूर्ति उनकी आध्यात्मिक यात्रा की प्रारंभिक वर्षों का प्रतीक है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद के संरक्षण में 4 साल बिताए और गहन शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने हिंदू धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। तो वो एकजुटता और व्यवस्था के लिए जो 4 मठ बनाए गए थे वो हैं, पहला है वेदांत ज्ञान मठ रामेश्वर तमिलनाडु, दूसरा गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी ओडिशा, तीसरा शारदा मठ द्वारिका धाम गुजरात और चौथा है ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड। तो इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस संस्था के साथ सरकारी स्कूल में जीवन कौशल शिक्षा की शुरुआत की है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए सेवा भारती, बी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति, ऑप्शन डी मैजिक बस इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैजिक बस इंडिया के साथ में सरकारी स्कूल में जीवन कौशल शिक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इसका डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और मैजिक बस इंडिया सरकारी स्कूल में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम होगा सक्षम शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य है मास्टर प्रशिक्षकों और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सशक्त बनाना। यह कार्यक्रम 20 जिलों और 89 ब्लॉकों या खंडों में लागू किया जाएगा। अगर स्कूल मैजिक बस की बात करें तो मैजिक बस के जो संस्थापक है उनका नाम है मैथ्यू स्पेसी, जो 1999 में इसकी संस्थापना किए थे। और इसका काम है संगठित वंचित बच्चों के लिए अनौपचारिक स्वयंसेवी नेतृत्व वाली गतिविधि करना। यह भारत के गरीब बच्चों और युवाओं को शिक्षा तथा आजीविका की सलाह देने के क्षेत्र में काम करने वाली एक अग्रणी संस्था के रूप में है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। और दूसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु राज्य। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा नंबर प्राप्त किया है। 5 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा पाने वाले इंदौर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा सूरत जो कि गुजरात में है दूसरे स्थान पर रहा और आगरा उत्तर प्रदेश में है 3rd स्थान हासिल किया है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का भी दर्जा मिल गया और सर्वश्रेष्ठ शहर का भी दर्जा हमें मिल चुका है।
अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराने वाले मध्य प्रदेश के पर्वतारोही हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए वरुण वडेरिया, बी मेघा परमार और अंजना यादव, सी अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें समय सीमा नहीं पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यूरोप में सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराने वाले मध्य प्रदेश के ये सभी हैं, सारे पर्वतारोही हैं जिन्होंने ये झंडा फहराया है। जैसे भोपाल के वरुण वडेरिया मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। इन्होंने 1 सितंबर 2023 को माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया था। रायसेन के पर्वतारोही अंजना यादव ने 15 अगस्त 2023 को माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया था। इसके अतिरिक्त बात करें तो अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ये हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने 16 अगस्त 2023 को माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया था। और मेघा परमार जो कि सीहोर की रहने वाली हैं, इन्होंने दुनिया की शीर्ष चोटी माउंट एवरेस्ट का शिखर छूने के बाद में ही 5 अगस्त 2019 को, मतलब इन सबसे पहले माउंट एल्ब्रूस पर अपना तिरंगा फहराया था। इसके अतिरिक्त एक और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया जो कि 2022 में बना है, तो इसे भी ध्यान रख लें। मेघा ने 8 फरवरी 2022 को 147 फीट यानी 45 मीटर की टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी है। तो ये समझ जानकारी इन सभी के विषय में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है, देश की पहली सोलर सिटी बनने वाला नगर कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है जयपुर, बी सूरत, सी सांची और डी बीकानेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सांची। देश की पहली सोलर सिटी बनने वाला नगर जो है सांची है। इसका डिटेल देख लेते हैं। विश्व धरोहर स्थल सांची जो कि रायसेन में आता है, भारत का पहला सौर शहर बना है। सोलर सिटी योजना के तहत सांची के पास नागौरी में सौर संयंत्र जो 3 मेगावाट का है, यह वार्षिक रूप से CO2 उत्सर्जन को 13,747 टन तक कम कर देगा और लगभग 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर ये जो है पेड़ों को कटने से बचाएगा और उसके बराबर ये कार्बन उत्सर्जन को कम करता रहेगा। इसके अतिरिक्त 5 मेगावाट और 2 मेगावाट क्षमता के 2 अन्य सोलर पावर स्टेशन यहाँ पर सांची में स्थापित किए गए हैं और लगभग 63 KW क्षमता के सौर संयंत्र घरेलू छतों पर लगाए गए हैं। सोलर पार्क और पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीटली आप देखेंगे तो सोलर सिटी के लिए इतने सारे प्रबंध किए गए हैं, इसलिए ये भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा है। अगला प्रश्न है, 2021-22 के लिए किसे पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया बताना है। ऑप्शन ए जितेंद्र पाटीदार, बी बाबूलाल दाहिया, सी लहरी बाई और डी रोशनलाल विश्वकर्मा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लहरी बाई को 2021-22 के लिए पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये जितने भी किसानों के नाम लिखे हैं इनकी कुछ ना कुछ उपलब्धि उन्हें देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केसी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में डिंडोरी जिले की कृषक लहरी बाई को श्री अन्य प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान प्रदान किया है। जितेंद्र पाटीदार की बात करें तो जितेंद्र पाटीदार तितरी रतलाम के हैं और उन्होंने सब्जी की खेती से लेकर अंगूर प्रसंस्करण के लिए महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान से सम्मानित किया है। रोशनलाल विश्वकर्मा की बात करें तो ये मेख गोटे गांव जो कि नरसिंहपुर में आता है के रहने वाले हैं। उन्होंने इनोवेटिव तरीके से गन्ना बड चिपर के लिए महिंद्रा समृद्धि कृषि यंत्रीकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह मशीन मैनुअल और पावर दोनों प्रकार से संचालित होती है। बाबूलाल दाहिया की बात करें तो ये पिथौरागढ़ सतना के रहने वाले हैं। इन्हें 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। इन्होंने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है और लगभग 200 प्रकार के धानों का देसी बीज बैंक इन्होंने बनाया है। इन्होंने गांव के रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले माटी से बने बर्तन, लोहे से बनी चीजों का अनूठा संग्रहालय भी बनाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्निकल पार्क कहां बनेगा? ऑप्शन ए नीमच, बी भोपाल, सी रतलाम और डी छिंदवाड़ा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। मध्य प्रदेश के नीमच में पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा और ये नीमच के जावद के आमली भाट और बरखेड़ा गांव में बनेगा। इसका उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी में नवीन अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसके लिए 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। पॉज करके देखिएगा, ये 8 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2023 में मध्य प्रदेश के किस गांव को स्वर्ण
श्रेणी में अवार्ड मिला है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए मंडला जो कि पन्ना में है, बी खोखरा सीधी, सी पातालकोट छिंदवाड़ा और डी लाड़पुरा ओरछा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंडला पन्ना। जो मंडला नाम का गांव है ये पन्ना में है और इसके विषय में डिटेल में देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में पन्ना जिले के मंडला ग्राम को स्वर्ण श्रेणी और सीधी जिले के खोखरा ग्राम को कांस्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है। दोनों ग्राम ग्रामीण पर्यटन भ्रमण, होम स्टे अनुभव, स्थानीय भोजन, कला और शिल्प में अनूठे हैं, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हैं और यही इन गांवों की विशेषता है। इसी वजह से इन्हें बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में अवार्ड मिला है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पातालकोट को गोंडवाना लैंड का साहसिक स्थल घोषित कर दिया गया है। और तीसरा है लाड़पुरा खास की बात करें तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ओरछा के लाड़पुरा खास गांव में बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड 2021 से नवाजा है। तो ये सभी गांवों के विषय में जानकारी हो गई, इसे ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल, बी खंडवा, सी इंदौर और डी खरगोन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदौर। इंदौर में 28 करोड़ की लागत से यह स्विमिंग पूल बनेगा। इसमें दर्शक क्षमता 1200 होगी। इंदौर के पिपलिहाना में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों यानी फिना के मानकों पर तैयार स्विमिंग पूल है और ये देश में पहला सिंक्रोनाइज स्विमिंग पूल है। इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक पृथक चेंजिंग रूम है, लॉकर रूम है, वॉशरूम है, स्टीम बाथ की सुविधा है, सोना बाथ और हाइविंग पूल, रेसिंग पूल, स्प्लैश पूल इत्यादि बनाए गए हैं। स्विमिंग पूल परिसर में ही कैफेटेरिया एवं मल्टी जिम की व्यवस्था भी की जा रही है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर यह बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए धर्मेंद्र, ऑप्शन बी उत्तम सिंह, ऑप्शन सी अभिजीत सिंह और ऑप्शन डी है नेहा कक्कड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तम सिंह। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है उत्तम सिंह को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र, बी अमिताभ बच्चन, सी अनुपम खेर, डी सलमान खान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स यानी IATO के वार्षिक सम्मेलन में डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लॉन्च किए गए किस TVC यानी टेलीविजन कमर्शियल को प्रथम पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है जो आया वो वापस आया, ये है MP की माया। ऑप्शन बी है तिल देखो ताड़ देखो। ऑप्शन सी है MP में दिल हुआ बच्चे सा और ऑप्शन डी है रंग है मलंग है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो आया वो वापस आया, ये है MP की माया को बेस्ट TVC का अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में डिटेल है। यह TVC यानी टेलीविजन कमर्शियल मध्य प्रदेश के रमणीय पर्यटन स्थलों को देश विदेश में प्रचारित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस TVC में एक संगीतमयी कहानी और गौन पेंटिंग के माध्यम से पर्यटन स्थलों और पात्रों को दर्शाया गया है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर देश भर में 1,30,00,000 से अधिक व्यू मिल चुके हैं। और पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालन टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव शेखर शुक्ला के नेतृत्व में ये किया गया है। अगर जो आया सो वापस आया, ये है MP की माया TVC की बात करें तो इसके निदेशक जो है वो पीयूष पांडे हैं। इसमें गायिका कल्पना पटवारी हैं और जो अदाकारी की हैं वो नूतन माथुर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल अब पूरे देश में लागू किया है? किस शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल पूरे देश में लागू है किया जाने की बात की जा रही है? ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी सागर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है इंदौर। इंदौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन आपको खोजना है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश टाइगर, तेंदुआ और घड़ियाल के बाद चीता स्टेट भी बन गया है। बी है कूनो नेशनल पार्क को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सी है 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। और डी है कूनो नेशनल पार्क राज्य के नीमच, श्योपुर और मुरैना जिलों पर विस्तारित है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो कथन दिया है वो गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। इसका डिटेल हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर, तेंदुआ और घड़ियाल के बाद चीता स्टेट भी बन गया है। कूनो नेशनल पार्क 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त कर चुका है और 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। कूनो नेशनल पार्क राज्य के श्योपुर और मुरैना जिलों यानी 2 ही जिलों पर विस्तारित है और चीता वापस लाने का विचार पहली बार 2009 में भारतीय संरक्षणवादी और चीता कंजर्वेशन फंड यानी CCF ने रखा था। प्रोजेक्ट चीता को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में सहमति मिली थी और उसके बाद में 2023 में इन्हें ला लिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन ए है सागर अटल पार्क, बी है ग्वालियर अटल पार्क, सी है अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क इंदौर, डी है अटल बिहारी वाजपेयी अनुभूति उद्यान उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर अटल पार्क। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 31 फीट होगी और करीबन 20 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म के आधार पर बनेगी। तो सागर अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश में स्थापित है। अगला प्रश्न है, संगीता अग्निहोत्री का संबंध किससे है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी सामाजिक कार्य, सी फिल्म उद्योग और डी तबला वादन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तबला वादन। इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक के रूप में फेमस है। इनका संबंध इंदौर जिले से है और महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित अंगाबाई मिस्त्री पुरस्कार से इन्हें अभी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ओवरब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर और डी सतना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ओवरब्रिज का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो MP यूथ गेम 2023 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा शहर बना? को आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर और डी जबलपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। खेलो MP यूथ गेम 2023 का ओवरऑल चैंपियन इंदौर बना है। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर मध्य प्रदेश में खेलो MP यूथ गेम का आयोजन किया गया। यह 12 से 28 सितंबर तक प्रदेश में कई चरणों पे हुआ। इसमें 18 खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई। प्रदेश के सभी 52 जिलों में 313 विकास खंडों में यूथ गेम 4 चरणों जिसमें ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय और राज्य स्तरीय था पर किया गया और राज्य स्तर पर प्रदेश के 7 शहरों को चयनित किया गया जिसमें आयोजन हुआ था। इंदौर इसमें प्रथम स्थान पर रहा। इंदौर ने 42 स्वर्ण, 32 रजत और 24 कांस्य पदक के साथ में कुल मिलाकर के 98 पदकों को जीता। और साथ में ये भी याद रखें कि इसका जो लोगो और मैस्कॉट जो है वो याद रखें। तो इसका जो मैस्कॉट था वो भूरसिंह दी बारासिंगा, ये आप चित्र में देखिएगा, ये रखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। CM हेल्पलाइन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। तो CM हेल्पलाइन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे कौन रहा बताना है। ऑप्शन ए भोपाल, बी खंडवा, सी हरदा और डी छिंदवाड़ा। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है वो CM हेल्पलाइन की रैंकिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे रहा। 16 नगर निगमों में छिंदवाड़ा पहले नंबर पे रहा। बुरहानपुर दूसरे नंबर पे रहा जबकि उज्जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 4 महानगरों में सिर्फ जबलपुर टॉप 5 में आया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन ए खंडवा, बी खरगोन, सी हरदा, डी नर्मदापुरम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खंडवा। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला खंडवा में भरता है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी का मेला ग्राम पिपलिया सिंगाजी खंडवा में शरद पूर्णिमा में लगता है। यह अक्टूबर माह में भरता है और संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। इनका समाधि स्थल इंदिरा सागर परियोजना में डूब क्षेत्र में आने की वजह से डूब चुका है। उस मंदिर को 50 से 60 फीट के परकोटे से सुरक्षित करके रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए पन्ना, बी सतना, सी रीवा और डी छतरपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव अक्टूबर 2023 में मनाया गया। पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है पन्ना को और
पन्ना के सुप्रसिद्ध मंदिर श्री प्राणनाथ मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा महोत्सव का पहला कार्यक्रम संवत 1740 में हुआ और यह 9 दिवसीय महोत्सव है। इसकी शुरुआत विजयदशमी के दिन खेजड़ा मंदिर में वीरा व तलवार उठाकर की जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कार्तिक मेला कहाँ भरता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए ओमकारेश्वर, बी महेश्वर, सी पन्ना और डी उज्जैन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में कार्तिक मेला ओमकारेश्वर में भरता है। प्रबोधनी एकादश या ग्यारस जिसे देव उठनी ग्यारस भी कहा जाता है से पूर्णिमा तक कार्तिक मेला भरता है, ओमकारेश्वर में भरता है और उसके साथ ही पंचकोसी यात्रा भी इस दौरान प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए खजुराहो, बी मैहर, सी अमरकंटक और डी ग्वालियर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्वालियर को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में ग्वालियर शहर को शामिल किया गया है। डिटेल इसका देख लेते हैं। ग्वालियर को उसके संगीत विरासत के लिए चुना गया है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो इस साल केरल से कोझिकोड को भी शामिल किया गया है। केरल से कोझिकोड को साहित्य के लिए भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दुनिया भर में 55 क्रिएटिव शहरों की सूची जारी की है। तो इसमें पॉज करके आप देख लीजिएगा। इसमें समझ जानकारी है कि रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल भारत के कौन कौन से शहर हैं और यूनेस्को से रिलेटेड जानकारी है। आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ लें। मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो मध्य प्रदेश की राजनीति और योजना आयोग को किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश थिंक टैंक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राजनीति आयोग और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश बहुआयामी विचार आयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राजनीति आयोग। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। राज्य योजना बोर्ड को 21/9/2007 से राज्य योजना आयोग के रूप में जाना जाता था। 10 फरवरी 2020 को आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग कर दिया गया। उसके उपरांत 28 अगस्त 2023 को संशोधन किया गया और आयोग का नाम पुनः बदलकर मध्य प्रदेश राजनीति आयोग यानी MPRNA कर दिया गया। तो 28 अगस्त 2023 से मध्य प्रदेश राजनीति आयोग के नाम से यह जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की यात्रा के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला द सिल्वा को कौन सी पेंटिंग गिफ्ट की? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी गोंड पेंटिंग, ऑप्शन सी मिथिला चित्रकला और ऑप्शन डी कालीघाट चित्रकला। दोस्तों ये सभी चित्रकला के प्रकार हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा गोंड पेंटिंग। चूंकि गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है इसलिए आप इसे विशेष रूप से याद रखें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारी उपयोग से ई गवर्नेंस व्यवस्था को लागू कर मध्य प्रदेश ने 2007 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 2007 से 2023 तक ई गवर्नेंस के मामले में मध्य प्रदेश ने कितने पुरस्कार जीते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए 25 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, बी है 24 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, सी है 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार और डी है 30 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। 30 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश ने 2007 से लेकर अब तक यानी 2023 के एंड तक 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीत चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे यानी सड़कों की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 8000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10,000 किलोमीटर, सी 11,000 किलोमीटर और डी 13,000 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13,000 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में 2003 से 2023 रिपोर्ट कार्ड जब प्रस्तुत की गई थी उसके दौरान बताया गया था कि मध्य प्रदेश में 4800 किलोमीटर से बढ़ करके 13,000 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क हो गया है और अगर नेशनल हाईवे का नेटवर्क हो गया है और अगर कुल सड़कों की बात करें तो कुल सड़कों की लंबाई मध्य प्रदेश में 5,10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गरीब कल्याण महाअभियान में मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड 2023 किसने जारी किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गृह मंत्री श्री अमित शाह,
ऑप्शन नंबर सी है तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और ऑप्शन डी तात्कालिक गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री श्री अमित शाह। और ये याद रखें, भोपाल के कुसाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया था और ये उत्सव था गरीब कल्याण महाअभियान। इसके अंतर्गत जो कुछ जानकारी दी गई थी वो जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के विकास आयामों पर केंद्रित एक फिल्म का इसमें प्रदर्शन किया गया था। इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश का बजट अब बढ़ करके 3,14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 11,700 थी 2003 में, वो बढ़ करके 1,40,000 रुपये हो गई है और 5,10,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे हो चुका है। राज्य की ऊर्जा क्षमता भी बढ़कर के 19,000 मेगावाट से ज़्यादा हो चुकी है। सिंचाई साधनों के विस्तार से 47 लाख हेक्टेयर से अधिक एरिया को सिंचित किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र में कृषि विकास दर लगभग 6.5 गुना बढ़ चुकी है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस रिपोर्ट कार्ड में बताई गई हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। अगला है गोंडवाना लैंड का साहसिक स्थल घोषित किया गया। 2023 में गोंडवाना लैंड का साहसिक स्थल किसे घोषित किया बताना है तथा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जनवरी 2023 का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो किसे दिया गया है उससे बताना है। ऑप्शन ए पातालकोट छिंदवाड़ा, बी मडला गांव पन्ना, सी पातालपानी इंदौर और डी खोखरागाम सीधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पातालकोट छिंदवाड़ा। इसकी जानकारी देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा पातालकोट को गोंडवाना लैंड का साहसिक स्थल घोषित किया गया है। साथ ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने पातालकोट को अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व, दवा बनाने के लिए दुर्लभ औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के साथ एक आदिवासी संस्कृति की अनुपम धरोहर माना है। इसलिए पातालकोट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जनवरी 2023 में घोषित किया गया और उसका इसके सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो यह भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये समस्त जानकारी थी जो पिछले 6 माह में घटित हुई थी और ये समस्त मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही थी। चूँकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो इसे आप बार बार सुनिए, बार बार पॉज करके पढ़िए और आगामी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।